सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 क्लोरोप्लास्ट की थैलाकोइड मेम्ब्रेन में ऐसे अरेंज होते हैं कि इन दोनों सिस्टम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन करवाई जा सके। इस इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल यानी एटीपी और एनएडीपीएच की प्रोडक्शन होता है। दर हकीकत इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि एटीपी और एनएडीपीएच की सूरत में क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमल साइड में स्टोर कर दी जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन होती कैसे है? किस स्टेप में एटीपी और किस स्टेप में एनएडीपीएच बनता है? इस सारे के सारे मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, ये हम आज जानेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में। सो वेलकम टू जियोलॉजी, दिस इज ईशान सर्वर, स्कॉलर ऑफ बायोलॉजी। फोटो सिस्टम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन को 6 इजी स्टेप्स के जरिए से समझा जा सकता है, जिसमें पहला स्टेप इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन है। यह इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन फोटो सिस्टम 2 से होती है। फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। होता यह है कि जैसे ही लाइट एनर्जी फोटो सिस्टम 2 पर गिरती है तो फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल ए ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी यहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं, जिन्हें फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कैच कर लेते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि 2 फोटॉन्स के गिरने से 2 इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होती है। अब इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन से यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होल क्रिएट हो चुके हैं, यानी फोटो सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है। इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करना लाजिम होता है। तो इस मकसद के लिए सेकंड स्टेप में वाटर को स्प्लिट कर दिया जाता है, जिसे फोटोलाइसिस कहा जाता है। इस फोटोलाइसिस के नतीजे में एक वाटर मॉलिक्यूल को 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में स्प्लिट करवा दिया जाता है। इस स्प्लिटिंग के नतीजे में जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं उन्हें फोटो सिस्टम 2 की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए भिजवा दिया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया जाता है। इसके बाद फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भिजवा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 3 तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स पर मुश्तमिल एक चेन होती है, जिसमें प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसायानिन शामिल होते हैं। प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आयरन कंटेनिंग, जबकि प्लास्टोसायानिन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है। इन तीनों का काम हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को डाउन द ग्रेडियंट लाना होता है। इस मकसद के लिए सबसे पहले प्लास्टोक्विनोन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन को कैच करते हैं और फिर इन्हें साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टोसायानिन को ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब होता यह है कि हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जब डाउन द ग्रेडियंट लेकर आया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज होती है, जिसे एटीपी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। एटीपी उस सूरत में बनती है जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड कर दिया जाता है। यह एडिशन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करते हुए होती है, जिसके नतीजे में एटीपी बनती है। इसे फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है, जो कि फोटो सिस्टम 2 की वजह से होती है। अब होता यह है कि
ये इलेक्ट्रॉन जो कि प्लास्टोसायनिन के पास है, ये प्लास्टोसायनिन इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को फोटोसिस्टम 1 में ट्रांसपोर्ट कर देता है। फोटोसिस्टम 1 में भी लाइट एनर्जी पड़ी थी, जिसकी वजह से इसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो चुके थे, जो कि फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने कैच कर लिए थे। लिहाजा यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई थी। इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फोटोसिस्टम 2 से आने वाले इलेक्ट्रॉन ने फिल कर दिया, यानी प्लास्टोसायनिन ने फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन को फोटोसिस्टम 1 में ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब फोटोसिस्टम 1 के जो अपने इलेक्ट्रॉन हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने कैच कर लिए हुए हैं और इसे फोटोसिस्टम 1 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भिजवा दिया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाहिद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर फेराडॉक्सिन पर ही मुश्तमिल होती है। फेराडॉक्सिन करता यह है कि इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके एक एंजाइम NADP+ रिडक्टेज को ट्रांसपोर्ट कर देता है। यह NADP+ रिडक्टेज इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके और NADP+ में ऐड करवा देता है, जिसके नतीजे में NADPH का मॉलिक्यूल बनता है। होता यह है कि NADP+ रिडक्टेज एक एंजाइम ऊपर से आने वाले एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ता है और यहां पर मौजूद प्रोटॉन्स को मिलाकर NADP+ को NADPH में कन्वर्ट कर देता है और इसके नतीजे में NADPH पैदा होती है। यह NADPH फोटोसिस्टम 1 की वजह से पैदा होती है। अगर यहां पर गौर करें तो इस सारे मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग मैनर में मूव कर रहे हैं, लिहाजा इस सारे के सारे मैकेनिज्म को जी स्कीम कहा जाता है। इस जी स्कीम के नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आती हैं उनमें ATP, NADPH और ऑक्सीजन यानी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वही होती है जो कि स्टेप नंबर 2 में वाटर की स्प्लिटिंग से आए थे। वाटर चूंकि 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में टूट गया था, तो लिहाजा ये ऑक्सीजन ये वाली ऑक्सीजन है, जबकि ये NADPH, ये NADP+ ये वाटर से निकलने वाले प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके और इलेक्ट्रॉन्स जो कि फोटोसिस्टम 2 से आए थे उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके इन तीनों को ऐड करके NADPH बना देता है और लास्ट में ये जो ATP है ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करते हुए बनाई जाती है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी थर्ड स्टेप में बनाई जाती है। अगर मैं इस सारे के सारे मैकेनिज्म को एक लाइन में बयान करूं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हुआ यह है कि सबसे पहले लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी ATP और NADPH में कन्वर्ट कर दिया गया। इस सारे के सारे स्टेप को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा गया। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन से कैसे डिफर करती है ये हम अब जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर टुडे।